नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे आज परिसीमन की, क्योंकि देश की राजनीति में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अमित शाह भारत के गृह मंत्री, इनके बीच में जुबानी तकरार लगातार चल रही है और तकरार ऐसी हो चुकी है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर बात करना आवश्यक है कि आखिर परिसीमन है क्या, दक्षिण भारत राज्यों की चिंताएं क्या हैं, परिसीमन होने के बाद क्या परिवर्तन हो सकता है और क्या कोई रास्ता है जिससे दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों के बीच में राजनीतिक सामंजस्य बैठाया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, परिसीमन देश में जनसंख्या के अनुसार लोकसभा की सीटों का निर्धारण करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। परिसीमन आयोग बनाया जाता है। आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 के क्लॉज 2 को पढ़ेंगे तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि जनसंख्या के अनुसार देश में लोकसभा सीटों का निर्धारण किया जाएगा। मतलब जहां जितनी जनसंख्या वहां उतनी ज्यादा सीट। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो देश के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यह 5 राज्य मिलकर होल्ड करते हैं देश की लगभग 50% जनसंख्या और बाकी बचे राज्यों और यूटी के अंदर आती है देश की अन्य जनसंख्या। मतलब राजनीतिक रूप से इन 5 राज्यों की स्थिति काफी सुदृढ़ है। एक और बात समझाता हूं। लोकसभा की सीटों की संख्या देखी जाए तो देश में टोटल लोकसभा सीटें हैं 543। 80 आती हैं उत्तर प्रदेश से और 40 आती हैं बिहार से। यह 2 राज्य मिलकर बनाते हैं 120 सीट। शायद इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते से होकर गुजरेगा। और वहीं पर दक्षिण भारत के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इनको मिलाकर होती है 129 सीटें। मतलब 2 राज्य नॉर्थ के बराबर 5 राज्य साउथ के। ऐसे में दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता होना वाजिब है। परिसीमन की बात समझें तो देश में जनसंख्या के आधार पर हम सीटों का निर्धारण करते हैं। ऐसे में देश में 1952, 1963, 1971 इस समय परिसीमन आयोग के माध्यम से देश में लोकसभा सीटों का निर्धारण किया गया। 1971 में 543 सीटें लोकसभा के लिए निर्धारित कर दी गई। उसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाके अगले 25 सालों के लिए परिसीमन आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि 25 साल बाद देखा जाएगा। फिलहाल 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही देश में लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया जाएगा। 2000 में सन 2002 में 84वां संविधान संशोधन लाती है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। अगले 25 साल बाद जो है वह परिसीमन आयोग का गठन होगा और देश में लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया जाएगा। फिलहाल 543 सीटें ही लोकसभा में रहेंगी। अब इस वजह से यह पूरी बातें यहां पर हुई। लेकिन अब यहां पर परिवर्तन क्या हुआ है? जब 1961, 1971, 1981 इस दौरान देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ था। जब देश आजाद हुआ था तो यहां पर कमोबेश जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ की, जो 1981 आते आते 80 करोड़ पहुंच चुकी थी। देश में परिवार नियोजन चीजों की शुरुआत हुई। सरकार ने प्रमोट किया कि अब देश की जनसंख्या का नियंत्रण करना आवश्यक है। इस चीज को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों ने काफी प्रबलता से इसको अपने राज्य में लागू करवाया और वहां पर जनसंख्या ग्रोथ को नियंत्रित किया। लेकिन उत्तर भारत के राज्य वह इसमें काफी पीछे रहे। यहां पर जनसंख्या विस्फोट जारी रहा। ऐसे में आप जब 2021 के दौर तक आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि दक्षिण भारत के राज्य उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया, इसलिए वहां पर जनसंख्या का जो टोटल आउटलाइन है वो बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन उत्तर भारत में जनसंख्या आपको बहुत दिखाई देती है। अब जब परिसीमन आयोग का गठन होगा तो दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताएं जागृत तो होंगी, क्योंकि इसके माध्यम से उनका रसूख कम हो जाएगा। क्योंकि जनसंख्या कम है, सीधी बात है, उनके यहां जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट हैं
वो डिक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज हमने लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई, लेकिन हमने जनसंख्या के अनुपात पर सीटों को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके मुकाबले आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या लगभग 10 बढ़ जाएगी और तमिलनाडु में सीटों की संख्या लगभग 9 घट जाएगी। मतलब अगर 39 सीटें उनके पास इस समय हैं, तो जब परिसीमन आयोग का गठन होगा, नया परिसीमन होगा, तो यह संख्या 30 पर आ जाएगी। मतलब अचानक से उत्तर भारत के पास नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत की सीटों की संख्या घट जाएगी। ये तो पहली प्रॉब्लम थी। एक और चीज हो सकती है, वह यह है कि लेट अस सपोज हमने लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ा दिया और यह सीट बढ़ी और फिर जनसंख्या के अनुसार हमने इसको डिवाइड किया। मान लेते हैं हमने 850 सीट बढ़ा दी जनसंख्या के बाद। ऐसे में केवल उत्तर प्रदेश में 143 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की और बिहार में 80 हो जाएंगी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 850 सीट है, उसमें से लगभग 200 सीट तो यहां पर हो जा रही हैं उत्तर प्रदेश बिहार में, और बाकी आप हिंदी भाषी राज्यों को देखेंगे तो वहां पर अच्छी खासी सीटों की बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। तो दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताएं यहां पर वाजिब हैं। यहां पर सरकार ने यह कहा है कि मैं वादा करता हूं कि जब परिसीमन आयोग का गठन होगा और परिसीमन के बाद सीटों का निर्धारण होगा तो दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी। लेकिन अगर उत्तर भारत राज्यों की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ गईं और दक्षिण भारत राज्यों की सीटें उतनी नहीं बढ़ी तो भी तो राजनीतिक असंतुलन यहां पर बन जाएगा ना। 1947 से लेकर 2025 तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, दक्षिण भारत से केवल 2 प्रधानमंत्री बने हैं, नरसिम्हा राव और एस.डी. देवगौड़ा। इसके अलावा दक्षिण भारत से अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना। नरसिम्हा राव के समय राजनीतिक माहौल ऐसा बना था कि उनको 5 साल सरकार चलाने का मौका मिला और उस दौरान कई सारे काम उन्होंने यहां पर किए थे। एस.डी. देवगौड़ा के लिए तो केवल अपॉर्चुनिटी वैसी आ गई थी, वह स्वयं उस समय लोकसभा के सदस्य नहीं थे। तो अगर राजनीतिक रूप से परिसीमन के बाद संतुलन अव्यवस्थित होगा तो फिर तो सीधी बात है, राजनीति यहां पर दिक्कतें पैदा करेगी और दक्षिण भारतीय राज्यों के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। शायद इस वजह से आप नोटिस कर रहे होंगे कि तमिलनाडु में खासकर इस समय हिंदी भाषा को लेकर एक अलग तरह का गुस्सा देखा जा रहा है। सिर्फ तमिलनाडु क्या, यह बात आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलेगी और बीच के दिनों में केरल में भी यह बातें को देखते हुए मिल रही हैं। तो सीधी बात है, हिंदी भाषा का अपोज करना या सीधे तौर पे राजनीतिक है। यह एक तरीके से उत्तर भारतीय राज्यों के माध्यम से राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया हमको यहां अधिक दिखाई देती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हिंदी का अपोज करके उत्तर भारतीय राज्य जो कि वर्तमान समय में राजनीतिक रसूख रखते हैं, उनकी उन रसूख वाली स्थिति को यहां पर नियंत्रित करने का प्रयास है कि हम तुम्हारी भाषा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब परिसीमन बने तो कई सारी बातों का यहां पर ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा देश की राजनीति में एक ऐसा असंतुलन उपस्थित हो जाएगा जिससे कि राजनीति देश में खराब हो सकती है। इसलिए जब जनगणना हो तो उसके आधार पर जब परिसीमन आयोग का गठन हो तो हर राज्यों का ध्यान रखा जाए जिससे कि राजनीतिक असंतुलन देश में ना हो पाए और देश के हर राज्य को वह मौका मिले कि वह अपनी बात को, अपने लोगों की परेशानी को लोकसभा में उठा सके। बाकी देखते हैं, अभी जनगणना हुई नहीं है, सरकार अक्षम साबित हुई है जनगणना कराने में। 2021 में होनी थी, कोविड की वजह से टाला गया, लेकिन कब तक टाला जाएगा यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन करना आवश्यक है, सरकार को जनगणना करानी चाहिए और उसके आधार पर परिसीमन लागू करा के देश में सभी राज्यों को उनका सम्मान देना चाहिए और फिर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया है लोकसभा से, उसे सही तरीके से लागू किया जाए जिससे कि देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में सही प्रतिनिधित्व दिया जा सके। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।